Good morning, friends. Let's start our lecture number 19 of economics. Today we will discuss four topics of banking system in India. Okay, before starting our lecture, I will tell something about query and doubts. If you have any doubt and query, you can message me on my Instagram ID @UPSC with Shivam. Okay, let's start our first topic of today's lecture. First topic of today's lecture is Mission Indradhanush 2.0. Okay, इसे क्यों लाया गया ये देखते हैं. टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके, रिकमेंडेड बाय पीजे नायक कमेटी रिपोर्ट. पीजे नायक कमेटी एक बनी थी, उसके रिपोर्ट में इसका रिकमेंडेशन दिया गया था. ओके, पीजे नायक कमेटी रिपोर्ट. ये इंपॉर्टेंट हमारे यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी बिहार पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछते हैं. और इनिशिएटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर. ओके, इसे इंद्रधनुष क्यों बोला जाता है? इंद्रधनुष में यानी कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, इसीलिए इसमें 7 प्रोविजंस हैं, इसलिए इसे मिशन इंद्रधनुष बोला गया. ओके, अब इसे समझते 7 मिशन क्या थे. तो ABCDEFG में डिवाइडेड है 7 मिशंस. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, ए फॉर है अपॉइंटमेंट. इसे हम पहले देख लेते हैं क्या सातों हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सारे को हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सी अपॉइंटमेंट. फर्स्ट ए मीन्स appointment. Okay, the another B is bank board bureau. Bank board bureau. बैंक बोर्ड ब्यूरो में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा. अपॉइंटमेंट में बैंक रोड ब्यूरो का रोल हो जाएगा. अपॉइंटमेंट क्या है कि जो पहले सिंगल एंटिटी हेड करती थी, अब 3 पर्सन इसको हेड करेंगे. इसे आगे हम देखेंगे, घबराइए मत, डिटेल में भी पढ़ना है इसको. ओके, सी फॉर कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन में क्या है कि इसमें कुछ मनी इन्फ्यूज किया जाएगा. ओके, डी स्ट्रेसिंग यानी कि जो स्ट्रेस्ड एनपीएज हैं उनको कोशिश किया जाएगा डी स्ट्रेसिंग करने का. उसके बाद एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट लाया जाएगा. मिडिल टू हाई लेवल के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा. ओके, उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी कि सारे कामों के लिए कोई ना कोई आंसरेबल होगा. ओके, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी. उसके बाद जी जो है गवर्नेंस रिफॉर्म्स. गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म लाएगी वो है. अब आइए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं. ओके, पहला जो है हम लोग का वो है अपॉइंटमेंट. ओके, अब इसके अंदर देखते हैं क्या है. अपॉइंटमेंट क्या है? इनिशियली हेडेड बाय वन एंटिटी. जो सीएमडी पहले जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं एक पर्सन द्वारा हेड किया जाता था. सीएमडी बोलते हैं उसे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. इनिशियली पब्लिक सेक्टर बैंक्स
are headed by one entity called CMD. CMD का फुल फॉर्म क्या है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके. देन आफ्टर अब क्या हो गया, लेटर मतलब अब क्या हो गया कि इसे 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि 3 लोग इसके फंक्शनिंग को अब संभालेंगे. नाउ 3 एंटिटी लुक ओवर. 3 क्या है उनको देखते हैं. पहला है चेयरमैन होगा, उसके बाद होगा मैनेजिंग डायरेक्टर, देन आफ्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. ओके. और इनका जो होगा, ये जो तीनों चूज किए जाएंगे या तो उसी बैंक से प्रमोट होके आएंगे या तो फिर कोई इफिशिएंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन रहेगा बाहर का, उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है. ओके. प्रमोशन फ्रॉम सेम बैंक या फिर सम टाइम एफिशिएंट पर्सन अपॉइंटेड बाई आउटसाइड. ओके. याद रखिएगा लोग, क्या होता है अपॉइंटमेंट. पहले जो होता था, एक बंदा यानी एक व्यक्ति पूरे एक ऑफिसर पूरे एंटिटी को कंट्रोल करता था, पूरे पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करता था. बट नाउ अब क्या हो गया कि 3 एंटिटीज में डिवाइड कर दिए गए, चेयर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. उसी बैंक के लोगों को प्रमोट करके भी ऊपर लाया जा सकता है या फिर बाहर से भी किसी एफिशिएंट नॉलेजेबल पर्सन को फाइनेंस सेक्टर का जो होगा उसे ऊपर लाया जा सकता है. उसके बाद दूसरा देखते हैं. सेकेंड है हम लोगों का बैंक बोर्ड ब्यूरो. ओके. अब इसे समझते हैं हम लोग. बैंक बोर्ड की ब्यूरो जो है 1 अप्रैल 2016 में स्टेब्लिश हुआ. प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट. जो गवर्नमेंट पहले अपॉइंट करती थी, अब गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, अब बैंक ऑफ बोर्ड के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे. ओके. प्रिवेंट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट. ओके. 7 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन हैविंग ऑफ 2 ईयर टेन्यूर. ठीक है. 7 मेंबर इसमें होंगे और एक चेयरमैन होगा जिनका 2 साल का टेन्यूर होगा, यानी कि टाइम होगा उनके जॉब का. सेवन मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन हैविंग 2 years ऑफ टेन्योर. ओके. यानी कि बैंक ऑफ बोर्ड में टोटल 7 मेंबर्स होंगे जिनका 2 years का टेन्योर होगा. ओके. आइडेंटिफाइंग एंड सजेस्टिंग कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट. ओके. ये क्या करेंगे कि सजेस्ट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे अच्छे कैंडिडेट को जिन्हें रिक्रूट किया जाए. आइडेंटिफाइंग एंड सजेस्टिंग
कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट। ओके, उसके बाद पहला चेयरमैन क्या कौन था? फर्स्ट चेयरमैन विनोद राय जी थे, और इस समय है प्रेजेंट भानु प्रताप शर्मा। ओके, उसके बाद आता है थर्ड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन। ओके, इसे देखते हैं। कैपिटलाइजेशन में क्या होगा? इन्फ्यूजिंग एडिशन अमाउंट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू ओवरकम द बर्डन ऑफ एनपीएस। एनपीएस के बर्डन को कम करने के लिए इसमें कुछ अमाउंट को डाला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, ओवरकम द बर्डन ऑफ एनपीएस। थर्ड आता है हम लोग का डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग में क्या है? आइए देखते हैं। डी स्ट्रेसिंग में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एमपीए को एआरसीज को बेचा जाएगा। सोल्ड मोर एंड मोर एनपीए टू asset reconstruction companies. Because due to high NPA, banks are in stress. Hence, bad bank and para terms coined. जब बैंक्स हाई स्ट्रेस में थे एनपीए के कारण, तो उस समय बैंक बैड बैंक और पारा बैंक्स को टर्म्स को कॉइंड किया गया, जो कि हम पहले देख चुके हैं। बाद में आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, उसे भी हम देखेंगे आगे कल या परसों के लेक्चर में। वो भी आप लोगों को डिटेल में समझाया जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हम लोगों का एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में अब देखते हैं क्या। एम्पावरमेंट मेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑटोनॉमस विच रिस्पेक्ट टू मिडिल टू लोअर लेवल रिक्रूटमेंट्स। ओके, इसमें लोअर टू मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट्स हो। ओके, उसके बाद क्या है? एम्पावरमेंट के बाद है फ्रेम वर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी कि हर काम के लिए, हर डिसीजन के लिए कोई ना कोई आंसरेबल होगा। ओके, फॉर एवरी डिसीजन somebody has to be answerable। उसके बाद आता है हम लोगों का गवर्नेंस रिफॉर्म। गवर्नेंस रिफॉर्म्स इसको लिखते रहिएगा लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा। इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एक एक करके। कैरिंग आउट रिफॉर्म्स विच में इंश्योर्स दैट द बैंक इन इंडिया डू नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। कोई अगर एक प्रॉब्लम हो तो उसके लिए जो रिजॉल्वेंस हो, जो रिजॉल्व करने के लिए लाया जाए कोई भी प्रोग्राम, तो
वो सक्सेसफुल हो, कि दोबारा वो प्रॉब्लम बैंक्स को फेस ना करना पड़े। ठीक है, कैरिंग आउट रिफॉर्म्स which may ensures that the banks in India do not face the same problem again and again। ओके, समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। FSIB क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBE, जो ऊपर हम लोग पढ़े थे, सेकेंड हमारा एजेंडा था बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी कि जो गवर्नमेंट के रोल को खत्म करके बोर्ड बनाया गया अपॉइंटमेंट करने के लिए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉन चीफ्स को, तो उसको अब चेंज कर दिया गया FSIB में। ठीक है, और इसका जो हेड था वो पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस फर्म अपॉइंटमेंट बाय FSIB अब जैक करता है हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म्स के जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट करेगा। ओके, नाउ FSIB appoint head of public sector bank and insurance firm appointed by FSIB। अब जो है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं, जब ये FSIB आया तो BBB यानी कि बोर्ड बैंक बोर्ड ब्यूरो का वर्क खत्म हो गया, तो BBB वॉज डी फंक्शन। ओके, और जो ये FSIB है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस द्वारा क्रिएट किया गया था प्रियर अप्रूवल लेकर फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। ओके, FSIB was created by Department of Finance on prior approval of फाइनेंस मिनिस्टर्स। ओके, समझ गए यहां तक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ओवर द अप्रूवल ऑफ ACCE यानी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, भानु प्रताप शर्मा बिकम चेयरमैन ऑफ SIB फॉर 2 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर। जो ACCE है, ACC यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है, उनके अप्रूवल पे भानु प्रताप शर्मा को FSIB का चेयरमैन घोषित कर दिया गया 2 साल तक, या फिर तब तक जब तक चेंज ना किया जाए। ओवर द अप्रूवल ऑफ ACC क्या है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ओके, भानु प्रताप शर्मा चेयरमैन बने। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। ये था हमारा मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड। कोई दिक्कत समस्या इसमें? मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो था पब्लिक सेक्टर के हेल्थ को सुधारने के लिए लाया गया था। PJ नायक कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे वो किया। इंद्रधनुष क्यों था कि इसमें 7 प्रोविजन थे। ए, अपॉइंटमेंट यानी कि जो अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का रोल है उसे एकदम खत्म कर दिया गया। ठीक है,
और जो CDM CMD होते थे, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको 3 एंटिटी में डिवाइड कर दिया गया, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। उसके बाद आता है हमारा दूसरा बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट के रोल को ख़त्म कर दिया अपॉइंट करने के लिए। इसमें 7 मेंबर्स और इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी कि 7 मेंबर, 6 मेंबर्स और 7वां चेयरमैन को इंक्लूड करके एक बॉडी बनाया गया जिसका 2 years ऑफ टेन्यूर था, यानी कि 2 साल का कार्यकाल था। उनके द्वारा वो सजेस्ट करते थे और आइडेंटिफाई करते थे रिक्रूट करने के लिए कैंडिडेट्स को। ओके, तो पहले चेयरमैन बने थे विनोद राय और इस समय प्रेजेंट और लास्ट सेकेंड थे भानु प्रताप शर्मा। फिर हमारा तीसरा आता है सी फॉर कैपिटलाइजेशन, इन्फ्यूजन ऑफ एडिशनल अमाउंट टू PSB, ओके, टू ओवरकम द बर्डन ऑफ NPA। फिर होता है डी स्ट्रेसिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा NPA को ARCs कंपनी को सेल किया जाए और वो उसको रिकवर करें। एम्पावरमेंट मतलब लोअर टू मिडिल लेवल के लोगों को रिक्रूट करना। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई भी डिसीजन के लिए कोई ना कोई आंसरेबल होगा। गवर्नेंस रिफॉर्म्स को इंश्योर किया जाए कि ऐसे रिफॉर्म्स लाया जाए कि जो एक प्रॉब्लम को एक बार ख़त्म करे तो दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। फिर BBB, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को चेंज कर FSIB कर दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि ये अब ये अपॉइंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म्स को के हेड को अपॉइंट करता है FSIBM, ओके। और इसके आने के बाद BBB को वो कर दिया गया, डिफंक्शन कर दिया गया। FSIB was created by Department of Finance on the prior approval of Finance Minister, okay, as same as Indradhanush। ACC Appointment Committee of Cabinet के अप्रूवल पे भानु प्रताप शर्मा को पहला चेयरमैन बनाया गया और 2 साल के लिए फॉर 2 years, ओके, और अंटिल जब तक दूसरा चेयरमैन ना अपॉइंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि NBFCs। अभी तक बहुत इसका चर्चा किए थे, अब देखते हैं NBFCs क्या है। NBFC शैडो बैंक भी होता है, ओके। एक्ट एज अ बैंक बट दे आर नॉट अ एग्जैक्टली बैंक। एक्ट एज अ बैंक बट नॉट एक्चुअली अ बैंक, ओके। NBFCs are engaged in financial activities but not perform all activities which banks done, यानी कि सारे काम करेगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के सारे में इंगेज रहेगी, बट कुछ काम जो है बैंकों की नहीं करेगी। NBFCs are perform or engaged in financial activities but not perform, इसे आगे देखेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब प्रोवाइड नहीं कराती है NBFCs, ओके। उसको हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। 2 प्रकार के NBFCs होते हैं, अभी आज ही के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ओके। सो डोंट वरी, बस इतना जान जाइए कि ये फाइनेंशियल वर्क्स एक्टिविटीज़ करती है बट सारे काम जो बैंक करती है वो प्रोवाइड नहीं कराती है, ठीक है। NBFCs इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, NBFCs जो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ NBFCs होते हैं, उनको RBI रेगुलेट नहीं करती है। NBFCs such as insurance and mutual fund not regulated by RBI, okay. Some of the NBFCs are regulated by RBI, ठीक है, based on 2 टाइप्स के होते हैं। ये ऊपर चला गया है, ये यहाँ नीचे होगा, सॉरी, लिख लीजिए आप लोग। नॉन
डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी कि जो डिपॉजिट नहीं लेती है। नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी क्या है? शुड बी नेट ओन्ड फंड एटलीस्ट 100 करोड़। इनका जो फंड ओन्ड है, यानी कि इनका कैपिटलाइजेशन बनने के लिए जरूरत है जितने पैसे का, नेट फंड इनका 1000 करोड़ का, यानी कि सॉरी 1000 नहीं 100 करोड़ का होना चाहिए। शुड बी नेट ओन्ड फंड एटलीस्ट 100 करोड़। ओके। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी प्रकार का ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, जब नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो वैसे ही समझ जाइए कि डिपॉजिट नहीं लेते हैं। कैन नॉट टेक डिपॉजिट्स ऑफ एनी टाइप्स। ओके। और ये जो होता है अपना खुद का मनी लोन देने के लिए यूज करते हैं। इन्हें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और ये बोरो भी कर सकते हैं बैंक से। ठीक है। यूज ओन मनी टू गिव लोन। जब डिपॉजिट नहीं आ रहा है तो अपना ही पैसा यूज करेंगे, पब्लिक का तो पैसा इनके पास आ नहीं रहा है, वो यूज करेंगे, तो ये अपना पैसा ही यूज करते हैं। ओके। टू ओन, यूज ओन मनी टू गिव लोन and they also able to take loan from banks। ओके। आगे देखते हैं। नॉट इशू डेबिट कार्ड एंड चेकबुक। आगे मैंने बताया था एनबीएफसीज, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं और डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं, दोनों डेबिट कार्ड और चेकबुक नहीं इशू करती हैं, क्योंकि इनका सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट नहीं खुलता है। ओके। नॉट इशू डेबिट कार्ड एंड चेकबुक। ओके। बट क्रेडिट कार्ड देती हैं। इशू क्रेडिट कार्ड। ओके। अब देखते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्या होती हैं? इनको ओपन करने के लिए एटलीस्ट इनका नेट फंड जो ओन फंड होता है वो 200 करोड़ होना चाहिए। शुड बी नेट ओन्ड फंड एट लीस्ट 200 करोड़। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बट मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 5 साल के बीच में होना चाहिए। एक्सेप्ट डिपॉजिट टेकिंग नाम ही है तो डिपॉजिट तो लेंगे ही, बट इसमें भी कंडीशन है। बट मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट लेस देन 12 मंथ और नॉट मोर देन 60 मंथ, यानी कि 1 से लेके 5 ईयर्स के बीच में रहेगा। ओके। और ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये भी नहीं खोलती है। ठीक है। और ये ना ही ये भी डेबिट कार्ड और चेकबुक इशू नहीं करती है। क्रेडिट कार्ड ये भी इशू करती है। ओके। कैन नॉट एक्सेप्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ओके। नॉट इशू डेबिट कार्ड एंड चेक बुक। ओके। बट इशू क्रेडिट
कार्ड। ओके, समझ गए। दिस क्लासिफाइड इनटू टू, ये भी दो में होता है। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है ये भी दो में डिवाइड है। पहला क्या है, रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। मैक्सिमम डिपॉजिट ये अपने नेट ओन्ड जो होता है उसका 4% दे सकते हैं, और जो नॉन रेटेड बाय क्रेडिट एजेंसीज होते हैं वो 1.5 दे सकते हैं। जो रेटेड बाय क्रेडिट एजेंसीज एनबीएफसीज कैन टेक मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ 4 times of their net owned funds। ओके, और जो दूसरा होता है नॉन रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एनबीएफसीज, ये 1.5 times कैन टेक मैक्सिमम डिपॉजिट्स। ओके, ये अपने नेट ओन्ड का 1.5 टाइम्स ले सकते हैं और ये ले सकते हैं 1.4 टाइम्स। ओके, समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं। हालांकि जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो डिपॉजिट पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो 3.5 से कम नहीं होना चाहिए और 12.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेज तो फिल हो गया। चलिए ये नीचे देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इस्लामिक बैंक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। However, rate of interest on deposit cannot be lower than 3.5% or more than 12.5% on the डिपॉजिट। ओके, समझ गया। एक नोट है, लिख लीजिएगा कि बैंक्स आर देयर बट एनबीएफसीज, इसे आप कंक्लूजन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग अगर आ जाता है एनबीएफसीज और बैंक से रिलेटेड कुछ, यूज्ड एज कंक्लूजन इन यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी मेंस एग्जाम्स, लिख लीजिए, हो जाएगा इतना। बैंक्स आर देयर बट एनबीएफसीज आर important to overcome the burden of banks. Okay, hence NBFCs are serve as option in financial sectors. Okay, आइए एनबीएफसीज को एक बार और फिर से समझ लीजिए जल्दी से, फिर लास्ट टॉपिक देखेंगे, फिर लेक्चर को एंड करेंगे, फिर कल चालू करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं उन्हें हम शैडो बैंक भी कहते हैं। ठीक है, बैंक की तरह काम करते हैं बट बैंक एक्चुअली में होते नहीं है। ठीक है, एनबीएफसीज आर परफॉर्म और इंगेज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज बट नॉट परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज विच बैंक्स डू। बैंक जो सारे काम करती है वो सारे काम नहीं करती है एनबीएफसीज, बट फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इनका लेना देना है। ठीक है,
एनबीएफसी सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वाली एनबीएफसी जो होती हैं और म्यूचुअल फंड जो होता है वो आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। एनबीएफसी इज रेगुलेटेड बाई आरबीआई एंड बेस्ड ऑफ टू टाइप, दो टाइप के एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करती है। एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होते हैं जिनका नेट ओन फंड 100 करोड़ होता है, वो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट टेक डिपॉजिट ऑफ एनी टाइम्स, ठीक है। यूज ओन मनी टू गिव लोन, यानी कि डिपॉजिट जब लेंगे नहीं तो अपना पैसा लेंगे, देंगे लोन के रूप में, या तो फिर बैंक से लोन लेके देंगे, ठीक है। ये डेबिट कार्ड एंड चेकबुक नहीं इशू करते हैं, क्योंकि बैंक इशू करता है और ये नहीं करते हैं, ये डिफरेंस हो जाएगा। ये क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, ओके। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से पहले ही आप लोग समझ गए कि ये डिपॉजिट लेता होगा और ये डिपॉजिट लेता है। इसका नेट ओन फंड जो होता है वो 200 करोड़ होना चाहिए, कंपलसरी है। 200 करोड़ से ऊपर रहे चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ओके। एक्सेप्ट डिपॉजिट बट मैच्योरिटी पीरियड इज नॉट लेस देन 12 मंथ एंड 60 मंथ। ये डिपॉजिट लेता है बट एक कंडीशन है, मैच्योरिटी पीरियड होता है 12 महीने से कम का मैच्योरिटी नहीं होना चाहिए और 60 महीने से ज़्यादा का, यानी कि 1 से 5 साल के बीच मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। लाइक ये एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये सब खोलता है, ओके। कैन नॉट एक्सेप्ट करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग और करंट अकाउंट अगर डिपॉजिट नहीं समझ एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद बचेगा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये भी डेबिट क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड और चेकबुक नहीं इशू करता है बट क्रेडिट कार्ड इशू करता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं क्रेडिट कार्ड रेटिंग के बेस्ड पे। एक होता है जो क्रेडिट कार्ड जिन एनबीएफसीज को मिलता है वो अपने नेट ओन यानी कि 4 जो 200 करोड़ मिनिमम होता है, तो जो इनका नेट ओन्ड फंड होगा, जैसे मान लीजिए एक्स का जो एक रेटिंग कंपनी है उसका 200 है, तो ये 4 टाइम्स यानी कि 800 करोड़ तक का डिपॉजिट मैक्सिमम ले सकता है। और इसका मान लीजिए 200 करोड़ है तो ये अपने 1.5 टाइम्स यानी कि 300 ले सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग नहीं हुआ रहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक सिविल्स पीएसयूज के द्वारा, ओके। उसके बाद हम लोग देखे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका होता है 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 12.5 से 3.5 से कम नहीं होना चाहिए और 12.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिपॉजिट्स पे, ओके। कंक्लूजन के रूप में मैंने एक दिया था कि बैंक्स आर there but NBFCs are also important to overcome the burden of bank, hence NBFCs are serve as the option in the financial sector, okay। अब देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक जानने से पहले ये जान जाइए कि इस्लाम में इन इस्लाम according to their faith इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों नहीं एक्सेप्टेबल है, ओके। तो फिर उन अकाउंट खोलेंगे नहीं क्योंकि अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा उनके सेविंग अकाउंट पे, तो फिर प्रॉब्लम हो गया था कि वो अपना पैसा सेविंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि सेविंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या फिर लोन लेंगे तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उनके लिए इस्लामिक बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। आइए देखते हैं पेइंग एंड टेकिंग टेस्ट उनके इंटरेस्ट उनके में इलेजिटिमेट होता है, इसलिए इस्लामिक बैंक को इंट्रोड्यूस किया। जो इस्लामिक बैंक कॉमन है इस्लामिक कंट्रीज में बट नया है इंडिया में। पहला इस्लामिक बैंक लाइसेंस किया था आरबीआई ने खोलने का परमिशन दिया था चेरामन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि केरला में 2013 में खुला था, ओके। इट फंक्शन एज अ एनबीएफसीज, ये एनबीएफसीज की तरह काम करता है। इट फंक्शंस एज अ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ओके।
इसमें जैसे 100% शेयर है तो 9% ही एक आदमी ले सकता है, बट ओनली वन हैव more than 9% stake, that is Kerala State Industrial Development Corporation. Okay, no one can buy and manage more stake in this than 9%, but except one have 11%, that are Kerala State Industrial Development. ओके, फर्स्ट फॉरेन इस्लामिक बैंक ब्रांच, इनका जो पहला बैंक का ब्रांच खुला था वो था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम जेदा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इस्लामिक फॉरेन जो इस्लामिक बैंक का पहला ब्रांच इंडिया में जो खुला था वो था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक फ्रॉम जेदा सऊदी अरेबिया। ओके, इस्टेब्लिश्ड इसे किया गया था अहमदाबाद में, इस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद। इन्होंने MOU साइन किया था एग्जिम बैंक से खोलने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है कि पेइंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इज इलेजिटिमेट इन इस्लाम। पहले ही मैं बता दिया हूं कि उनके फेथ के अनुसार इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना इलीगल है। ओके, और रिस्पेक्टिंग everyone faith is very necessary in secular country like India. In Islam. Okay, the banks are not involved in non-Islamic रूल्स। ये जो बैंक्स होते हैं वो नॉन इस्लामिक रूल्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, दे टेक मनी फ्रॉम इंटरेस्टेड पर्सन एज एन इन्वेस्टमेंट, गिव दैट मनी टू इंटरेस्टेड पार्टी इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शंस एंड सर्विसेज, और उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर वो लेते हैं, वो सेविंग के रूम पे नहीं लेते हैं। एक तरह से समझ लीजिए ये म्यूचुअल फंड NBFCs है कि कई लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक जगह इन्वेस्ट करता है और जो उससे प्रॉफिट आता है उसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, आइए इसको लिख लेते हैं। दे टेक मनी फ्रॉम interested person as an investment, okay, and give that money to interested person and parties engaged in manufacturing, mining, constructions, services, and they give share in profit. ओके,
एक बार आरबीआई प्लान कर रही थी कि विंडोज पीएसबीज में खोल दे इस्लामिक बैंक का, बट पीएसबी ने इसे सपोर्ट नहीं किया तो ये नहीं खुला। ठीक है, और मिनिमम कैपिटल ऑफ 100,000 करोड़ required to set up इस्लामिक बैंक्स। ओके, समझ गए इस्लामिक बैंक क्यों खोला गया। इस्लामिक बैंक के पीछे का पर्पस ये था कि जो मुस्लिम फेथ, इस्लाम फेथ के हिसाब से पेइंग टैक्स और टेकिंग टैक्सेस इलेजिटिमेट, यानी कि उनके फेथ के खिलाफ है, इसलिए वो सेविंग नहीं करते थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए उनकी भलाई के लिए इस्लामिक बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया और भारत में इस्लामिक बैंक खोला गया, जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो डिफरेंट पार्टीज़ को देते हैं जो कहीं इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, सर्विस सेक्टर में, या तो फिर कंपनीज में, या तो फिर माइनिंग सेक्टर्स में, और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है वो उनके साथ शेयर किया जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं, कल देखेंगे आगे के टॉपिक्स को। ओके, आगे का टॉपिक्स कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे @UPSC विद शिवम इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। बैंकिंग सिस्टम ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक लेक्चर बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।